हेलो स्टूडेंट, आज मैं यूनिट 5 जो 14 अंक की आप लोगों की लगी हुई पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण उसका सेकंड लेसन पारितंत्र इकोसिस्टम लेकर आई हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, ये इसी साल ऐड हुआ है आप लोगों का। पिछले 4 सालों से ये रिमूव था कोविड की वजह से, लेकिन इस साल आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पारितंत्र होता क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कई सारी समष्टियाँ मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसमें जैविक अजैविक दोनों तंत्र शामिल होते हैं। आइए देखते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति की सभी सदस्यों को मिलाकर समष्टि कहते हैं। पिछले लेसन में हम समष्टि देख चुके हैं। एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं आपस में मिलकर जीवन यापन करते हैं, उसको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। जब कई सारी समष्टियाँ भिन्न भिन्न जातियों की मिल जाती हैं तो उसे हम कम्युनिटी या समुदाय के नाम से जानते हैं। विभिन्न जातियों के अनेक समष्टियाँ जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं तो ये सामूहिक रूप से जैविक समुदाय का निर्माण करती हैं। जैविक समुदाय बायोटो कंपोनेंट मतलब जिसमें सारी जीवित चीजें आती हैं। जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। तो जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध होते हैं उनसे बने तंत्र को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इतना आपको याद करना है, मैंने अंडरलाइन दी हुई है। और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इकोसिस्टम, ये शब्द जो दिया गया है एजी टेंसले ने सन 1935 में दिया था। ये वैज्ञानिक इन्होंने इकोसिस्टम शब्द को डिफाइन किया था 1935 में। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आज हम इकोसिस्टम के प्रकार देखेंगे। पारितंत्र या इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल जानते हैं, और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वो होता है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होता है, जिसमें तो जल के जितने भी स्रोत होते हैं प्रकृति के द्वारा बनाए हुए होते हैं। दूसरा स्थलीय भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है। अब जलीय भी दो प्रकार के होंगे, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। अब स्वच्छ जलीय भी दो प्रकार का हो, बहते हुए जल का और रुके हुए जल का। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। बहता हुआ जल जो फ्रेश वाटर रहेगा वो नदी होती है, झरना होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। रुके हुए जल का तालाब और झील। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ये 3 प्रकार का होगा, जिसमें घास के मैदान का पारितंत्र, वन का पारितंत्र और मरुस्थल का पारितंत्र। मरुस्थल रेगिस्तान का पारितंत्र, वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा अलग टाइप का होगा। वन का जो पारितंत्र होगा वहाँ अलग टाइप का होगा। घास के मैदान का जो इकोसिस्टम होगा वो अलग टाइप का है। तो स्थलीय में हम 3 प्रकार जानते हैं, घास के मैदान का, वन का और मरुस्थल का। जलीय 2 प्रकार का, स्वच्छ जलीय, समुद्री जलीय। स्वच्छ जलीय भी 2 प्रकार का, बहते जल का और रुके जल का। ये 2 एग्जाम्पल आपको तैयार करने। और कृत्रिम या मानव निर्मित में कृषि भूमि, जिसमें हम धान का खेत, गेहूं का खेत, जितने भी खेत होंगे वो मनुष्य ने बनाए हुए हैं। और जल जीवशाला एक्वेरियम, जो घर में हम साज सज्जा के लिए एक्वेरियम रखते हैं या मछलियों का पालन करते हैं, उसको हम जल जीवशाला के नाम से जानते हैं। तो जो मैन मेड है वो मानव के द्वारा बनाया गया है और जो प्राकृतिक है वो प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है। अब प्रश्न कैसे आते हैं या टॉपिक पहले देखते हैं हम किस तरीके से हमें पढ़ना है इसको। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। इस प्रकार के पारितंत्र का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें जल में पाए जाने वाले पारितंत्रों को शामिल किया गया है। यह भी 2 प्रकार का होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसमें बहते हुए जल व स्थिर जल के पारितंत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें तालाब, नदी और झील शामिल है। ये जो चित्र मैंने डिफाइन किया उसी की थ्योरी है। दूसरा है मैराइन वाटर इकोसिस्टम, जिसको हम समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय भाग को शामिल किया गया है। समुद्र तट का जो किनारा होता है उस वाले भाग को, और समुद्र की जो गहराई वाला भाग होता है ज्वारीय भाग, उसको शामिल किया गया है मैराइन वाटर में। दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यह इसे स्थलीय पारितंत्र कहेंगे। घास के मैदान का पारितंत्र प्रकृति के द्वारा बना हुआ, मरुस्थल का पारितंत्र और वन का पारितंत्र। ये 3 पारितंत्र आपके स्थलीय पारितंत्र हैं। और कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम, इस प्रकार के पारितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किया जाता है, जैसे धान का खेत, गेहूं का खेत, जल जीवशाला, या इसी को हम वाटर एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इकोसिस्टम के प्रकार, इकोसिस्टम है क्या, उसके बारे में देखा। आइए विगत परीक्षाओं में इससे प्रश्न इस टॉपिक से किस तरीके के पूछे गए वो भी मैं लेकर आई। नीचे पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। पहला एजी टेंसले, दूसरा के.आर. वाटसन, तीसरा जे.डी. वाटसन और चौथा क्रिक। तो एजी टेंसले जो वैज्ञानिक थे, मैंने जस्ट आपको अभी पढ़ाया, वो सही आंसर है आप लोगों का।
निम्न में से भिन्न है? अगला प्रश्न, ए वन पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा खेत पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा तालाब पारिस्थितिक तंत्र, चौथा घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें जो खेत पारिस्थितिक तंत्र होगा वो आपका भिन्न होगा, क्योंकि ये मानव निर्मित है। बाकी ये वाला और ये वाला ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ही आएगा। अगला प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अलग प्रकार का है? समुद्र, तालाब, नदी, कुआं। तो समुद्र आपका अलग है, क्योंकि समुद्र खारे पानी का पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। तालाब, नदी और कुआं फ्रेश वाटर का पारिस्थितिक बनाते हैं। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। यूपी बोर्ड 9 और 8 में प्रश्न पूछा गया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, अंडरलाइन भी की हुई थी, वहीं से आप लोग उसको लिख सकते हैं। अगला जलीय पारिस्थितिक तंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 2 उदाहरण में आप तालाब, नदी, कुआं कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने आपसे प्राकृतिक और मानव निर्मित नहीं पूछा है, ओनली जलीय पूछा है। तो जलीय में आप स्थलीय और बहते हुए जल का कोई भी लिख सकते हैं। अगला, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का मैंने आपको ऊपर बताया था, तालाब पारिस्थितिक तंत्र ये होगा नहीं, घास का मैदान और वन का पारिस्थितिक तंत्र ये आपका स्थलीय में आ जाएगा। तो आप ये 2 उदाहरण उसके दे सकते हैं। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3, पारिस्थितिक या पारितंत्र के वर्गीकरण का आरेख बनाइए। तो मैंने पहले पेज पे आपको जो आरेख बताया था पारितंत्र के प्रकार में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर जो मैंने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और आपका मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण बताया था वो आपको फिर से बनाना है। उस आरेख को आप बनाएंगे ओनली, और उसमें जो आंसर राइटिंग मैंने करके बताई वो नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया पारितंत्र के वर्गीकरण का आरेख बनाइए। तो ओनली आपको रेखा चित्र बनाना है, आंसर राइटिंग में लिखना नहीं है। ठीक है, तो वो जो मैंने चित्र आपको बताया है आरेख बना के, उसको आप बना देंगे। आई होप आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया पसंद आया होगा, और इस टॉपिक से इतने प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, तो वो नीचे मैंने उसका आंसर आपको लिखना बता दिया किस तरीके से। अब इसके स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, इसके जो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला वो मैं आपको पढ़ा चुकी थी। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम चित्र सहित देखेंगे। पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट। तो जो पारितंत्र या आपका इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट, वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला अजैविक घटक जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, दूसरा जैविक घटक जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। अजैविक घटक में ये निर्जीव वातावरण आता है, नॉन लिविंग, और जैविक घटक में आपका लिविंग जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आता है। ठीक है, तो इसको हम सजीव वातावरण कह सकते हैं। जिस सरल शब्दावली में आप लोगों को समझ में आए उसमें आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। इस तरीके से इकोसिस्टम हमारा 2 जो घटक होते हैं कंपोनेंट उनसे मिलकर बना होता है। निर्जीव घटक भी इम्पोर्टेंट है और आपका सजीव घटक भी इम्पोर्टेंट है। अब निर्जीव घटक में कौन कौन से आपके जो फैक्टर होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आइए देखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में आपका एनवायरनमेंट में ताप, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, जल, मृदा, गैस और खनिज, ये आपके अजैविक जो घटक होंगे निर्जीव वातावरण का निर्माण करेंगे। तो ये अजैविक घटक में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट इनके बिना सहयोग के नहीं बन सकता है। अब जो जैविक घटक हैं आपके वो कितने प्रकार के होंगे। जो जैविक घटक होंगे उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। उत्पादक जिसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता जिसको हम कहेंगे कंज्यूमर्स, अपघटक जिसको हम कहेंगे डिकम्पोजर। तो उत्पादक हम कहते हैं पेड़ पौधों को। अब पेड़ पौधों की एनवायरनमेंट में सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि सोलर एनर्जी के द्वारा अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, और इन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन पे सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोरस वो डिपेंड करते हैं। अब जो उत्पादक आपके हैं वो हरे पेड़ पौधे होंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। उपभोक्ता आपके 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से। प्राथमिक उपभोक्ता जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, वही सारे हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। दूसरे आपके द्वितीयक उपभोक्ता जिनको हम फर्स्ट कार्निवोरस कह सकते हैं, प्रथम मांसाहारी। और आपके तीसरे तृतीयक उपभोक्ता होंगे जिनको हम सर्वोच्च या टॉप कार्निवोरस कह सकते हैं। अब तीसरा आपका जो उत्पादक उपभोक्ताओं की जो डेड बॉडीज होगी
या डेड ऑर्गन्स होंगे उनको जो डिस्ट्रॉयड करने का काम करते हैं वो आपके डिकम्पोजर्स करते हैं, जिसमें आपके जीवाणु और कवक जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीवाणु व कवक। आपको थोड़ा सा समझ में आया, मैं फिर से दोबारा से रिपीट करती हूँ। जो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है वो आपके 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को हम निर्जीव वातावरण समझते हैं और बायोटिक कंपोनेंट को हम सजीव वातावरण जिसमें लिविंग आपकी चीज़ें आती हैं वो हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में आपका जो इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, ताप, प्रकाश, वायु, आत्ता, जल, मृदा, गैस, खनिज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एबायोटिक में। और आपके जो जैविक घटक होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, जिसमें प्रथम जो प्लेस वैल्यू होगी वो प्रोड्यूसर्स की होगी, सेकंड प्लेस वैल्यू जो आपकी होगी वो कंज्यूमर्स की होगी और थर्ड प्लेस वैल्यू जो होगी वो अपघटक की या आपके डिकम्पोजर्स की होगी। इनको हम पृथ्वी के सफाई कर्मी भी कहते हैं या इनको हम स्कैवेंजर, अपमार्जक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट आता है, अपमार्जक किसे कहते हैं, तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी तो इसमें इसके बारे में आपसे चर्चा जरूर करूंगी। तो पहली प्लेस वैल्यू उत्पादक होंगे। उत्पादक कौन? हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सोलर एनर्जी के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने में आप और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो आप और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होंगे, आपको याद रखना है, फर्स्ट कंज्यूमर्स, सेकंड कंज्यूमर्स और थर्ड कंज्यूमर। अब उत्पादक उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद इनकी जो सफाई होती है या इनकी जो डिकम्पोज करने का कार्य होता है वो अपघटक करते हैं, जिसमें आपके जीवाणु और कवक आते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा समझ में आया होगा कि कितने प्रकार के। इसके बाद मैंने क्वेश्चन भी करवाने का प्रयास किया है। अगर आपको ग्राफ सही से समझ में आ गया तो इजीली इसी ग्राफ से आप सारे आंसर क्लियर कर सकते हैं। आप रेखाचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सनलाइट, सन आपका प्रेजेंट रहेगा, जिससे सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रीन प्लांट अपना क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और आप और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करेंगे और O2 एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स को हमने क्या देखा था पहले वाले ग्राफ में? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आप प्रोड्यूसर्स से भोजन पे डिपेंड कौन कौन रहता है? हर्बीवोरस, शाकाहारी डिपेंड रहते हैं। शाकाहारियों पे कौन डिपेंड रहता है? मांसाहारी रहते हैं, जिनको हम कार्निवोरस कहते हैं। अब हर्बीवोरस पे डिपेंड रहते हैं पैरासाइट्स रहते हैं जो परजीवी होते हैं, और इसके बंजर भी डिपेंड रहते हैं, और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं मृतोपजीवी, ठीक है, वो भी डिपेंड रहते हैं, जिनको हम जीवाणु और कवक कहते हैं। अब ग्रीन प्लांट, ये देखो ये सारे इस पे डिपेंड हैं ग्रीन प्लांट पे, हर्बीवोरस भी, पैरासाइट भी, इसके बंजर भी और सेप्रोफाइट्स भी। अब सबकी मृत्यु के बाद डिकम्पोजर, ये इनका अपघटक हो जाता है, ये अपघटन कर दिया जाता है, इनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। इतने सारे आपके कंज्यूमर्स के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, ये सारे कंज्यूमर्स होंगे, तो मैंने कंज्यूमर्स यहाँ लिखा हुआ है। इतना जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है ये लिविंग कंपोनेंट होगा, जिसको हमने सजीव वातावरण या बायोटिक या जैविक घटक आपको कहा था। डिकम्पोजर यहाँ तक ये लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, और ट्रांसफॉर्मर परिवर्तन, जब डेड बॉडीज ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब रूपांतरित हो जाएगी तो ये इनका परिवर्तन हो जाता है और ये खनिज लवणों मिट्टी में मिल जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इस तरीके से ये साइक्लिक क्रम इकोसिस्टम का लगातार चलता रहता है। सबसे पहले सन के बाद सन पे कौन डिपेंड होगा? ग्रीन प्लांट डिपेंड होंगे। ग्रीन प्लांट्स पे कौन? हर्बीवोरस, पैरासाइट, इसके बंजर और सेप्रोफाइट डिपेंड होंगे, और हर्बीवोरस पे कार्निवोरस डिपेंड होंगे, और शाकाहारियों मांसाहारियों की मृत्यु के जो डेड ऑर्गन्स होंगे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में सरल कार्बनिक तत्वों में कौन तोड़ेगा? अपघटक या डिकम्पोजर तोड़ेंगे। इतना एरिया आपका लिविंग कंपोनेंट कहलाएगा, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स और आपके कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर आएंगे जो लिविंग वातावरण का निर्माण करेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिविंग एरिया लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब डिकम्पोजर ये आपकी डेड बॉडीज को, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ डेड बॉडीज के हैं, उनको सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देंगे ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से, और ये न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से ग्रीन प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे भोजन बनाने की क्रिया में। इस तरीके से ये साइक्लिक क्रम लगातार इकोसिस्टम में चलता रहता है। आइए थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कैसे हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसको लिखने के लिए। पारितंत्र का निर्माण अनेक प्रकार के अजैविक कारकों, भौतिक और रासायनिक कारकों, पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मिलने से होता है। अजैविक कारकों में आपके भौतिक और रासायनिक कारक आ जाएंगे, और जो लिविंग कंपोनेंट था उसमें पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव में जीवाणु का भाग आप तैयार करोगे, पादप में प्रोड्यूसर और जंतुओं में कंज्यूमर्स के मिलने से होता है।
ये सभी घटक मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट में अजैविक घटकों में इन्हें हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, प्रकाश। आप जो फिजिक्स में जितनी चीज़ें पढ़ते हो वो आप रिलेट करके इनको तैयार कर सकते हो। प्रकाश, ताप, वर्षा, नमी आदि। अकार्बनिक कारक इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में जल, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जल, नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन आदि पढ़ते हो। और कार्बनिक जो पदार्थ आपके होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियक अम्ल आदि को शामिल किया गया। न्यूक्लियक अम्ल में आपका DNA, RNA ये दोनों रहेंगे। तो इस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट में हम निर्जीव वातावरण के बारे में मैंने चर्चा की है। बी, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैविक घटक जो लिविंग फैक्टर थे आपके पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सजीवों को शामिल किया जाता है, जैसे पादप, जंतु, जीवाणु, विषाणु आदि। अब पहला जो आप लिखेंगे स्वपोषी घटक या उत्पादक। स्वपोषी घटक जो अपना भोजन बनाने में स्वयं सक्षम होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, उनको हम पेड़ पौधे प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। अब प्रोड्यूसर में कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। या आप जटिल कार्बनिक पदार्थ कठिन लग रहा है तो भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्वपोषी घटक या उत्पादक के नाम से जानते हैं। इनमें समस्त हरे पादप, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, साग, झाड़ी, वृक्ष आदि शामिल है। साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, एल्गी प्लांट है आपके, ये भी हरे होते हैं। साग जो छोटी छोटी आपके साग सब्जियां होती हैं वो भी हर्बीवोरस होते हैं। झाड़ी और वृक्ष आदि को शामिल किया गया है। अब इसमें मैंने अन्य में भी डाला है बॉल बॉक्स, स्पाइरो वगैरह, नॉस्टॉक, ये आपके सारे शैवाल हैं। ये भी भोजन बनाने में स्वयं सक्षम होते हैं। जब आप पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ोगे तब ये सब आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है विषमपोषी घटक, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। विषमपोषी घटक जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उनको हम विषमपोषी घटक या हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। आप कंज्यूमर्स क्या लिखेंगे, ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा, स्वपोषी कौन, उत्पादक, निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, विषमपोषी घटक कहलाते हैं, जिसमें आपका खरगोश, चूहा, मेढक, शेर, मनुष्य आदि आ जाएंगे। विषमपोषी जीवों को उनके आकार के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, मैंने आपको उपभोक्ता 3 प्रकार के बताए थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता वे जीव जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इन जीवों को शाकाहारी भी कहा जाता है, जैसे कीट, चूहे, हिरन, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि। ये सारे डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड रहते हैं तो हर्बीवोरस है, शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरा, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, मतलब सेकंड वाले जो उपभोक्ता होंगे फर्स्ट पर निर्भर रहेंगे, भोजन की प्राप्ति करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या प्रथम मांसाहारी भी कहलाते हैं, जैसे पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, मेढक, लोमड़ी, सर्प, भेड़िया आदि। अब अगला तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है टर्सरी कंज्यूमर, ऐसे जीव जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये तृतीय वाले किसको खाएंगे, द्वितीय वाले को। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं, इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, एक प्रश्न आता है सर्वोच्च उपभोक्ता कैसे कहते हैं, तो द्वितीय जो आपके तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उनको हम सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर के रूप में जानते हैं। शेर और बाज ये दोनों ही किसी दूसरे के द्वारा नहीं खाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। अगला तीसरा मृतोपजीवी या अपघटक, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आता है। इनको हम सैप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर्स कहते हैं। बेजीव जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इसमें आपके जीवाणु और कवक आएंगे जो प्लांट की और कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज को अपने भोजन में शामिल करते हैं। अब इस टॉपिक से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला MCQ, पारिस्थितिक तंत्र बना होता है जिसमें पहला उत्पादकों से, दूसरा उपभोक्ताओं से, तीसरा अजैविक घटकों से और चौथा इन सभी से। तो पारिस्थितिक तंत्र जो आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अजैविक घटक सबसे मिलकर बना होता है, तो कौन सा सही हुआ, इन सभी से। अगला प्रश्न, प्रकृति में हरे पादप हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी। तो मैंने आपको बताया था प्रकृति में जो हरे पादप है ना उत्पादक या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। अगला, यदि पृथ्वी से सभी पादपों को खत्म कर दिया जाए तो सभी शाकाहारी मर जाएंगे, सभी मांसाहारी मर जाएंगे, सभी जीव मर जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि पृथ्वी से हम सारे जीवों को खत्म कर दें
सही ऑप्शन सभी जीव मर जाएंगे, ये आंसर सही हुआ। अगला, निम्न में से कौन सा एक उत्पादक नहीं है? स्पायरोगायरा, एगेरिकस, बॉल बॉक्स, नॉस्टॉक। तो स्पायरोगायरा, बॉल बॉक्स और नॉस्टॉक ये मैंने आपको आगे बताया हुआ है, ये सारे आपके उत्पादक हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं। और एगेरिकस ये आपका डिकम्पोजर या फंगाई के रूप में जाना जाता है, तो ये उत्पादक नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हुआ? ए वाला। अगला, शाकाहारी होते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता या डी अवघटक। तो शाकाहारी जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अगला, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं कहा जाता है शाकाहारी, प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी या उत्पादक। तो द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें प्रथम मांसाहारी या फर्स्ट कार्निवोरस के नाम से हम जानते हैं। अगला, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? सर्प, मेढक, चूहा, बाज। तो जो प्रथम उपभोक्ता है वो चूहा है, कि चूहा आपका घास पर रहता है, ठीक है, और अपने भोजन में ये घास को शामिल करता है। अगला, निम्न में से कौन सा प्रथम मांसाहारी है? खरगोश, गाय, बाज, मेढक। तो जो प्रथम मांसाहारी है आपका वो मेढक रहेगा आपका। अगला, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है? कीट, सर्प, गाय और शेर। तो जो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता आपका आएगा वो आपका शेर आ जाएगा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में या सर्वोच्च उपभोक्ताओं में। और फर्स्ट जो कार्निवोरस होगा वो आपका सर्प हो जाएगा, और कीट और ये आपका गाय जो है ये आपके प्रथम उपभोक्ता के रूप में रहेंगे। अगला, निम्न में से सर्वोच्च उपभोक्ता है शेर, बाज, ए तथा बी दोनों, और डी रहेगा भेड़िया। तो सर्वोच्च उपभोक्ता में आपका शेर और बाज दोनों आते हैं, तो इस तरीके से ए तथा बी दोनों, ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, जीवाणु कवक कैसे अपघटक होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी और आपके रसायन स्वपोषी। फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। ये मैंने आपका पोस्ट में भी ये प्रश्न कराया हुआ था, जिसमें जीवाणु कवक जो आपके होते हैं वो आपके स्वपोषी और जो परपोषी और मृतोपजीवी और रसायन स्वपोषी, 4 ऑप्शन में से आपका परपोषी रहेगा और मृतोपजीवी। इस तरीके से आपका सेकंड और ये थर्ड आंसर सही होगा, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं परपोषी भी होते हैं और वो सैप्रोफिटिक भी होते हैं, क्योंकि मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अपघटक, CO2, वसा और प्रकाश। तो CO2, वसा और प्रकाश ये अजैविक घटक में आएंगे आपके, और अपघटक आपका किस में आएगा? जैविक घटक में। तो ये सही है। अब वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आपके हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता किसे कहा गया है? तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई, उससे आप आंसर अपने मन से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बस मैंने आंसर राइटिंग करके बताइए कि एक नंबर में आपको कितना लिखना है। बेजीव जो सीधे ही पादप से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी किन्हें माना गया है? तो ऐसे समस्त जीव जो स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं या भोजन का निर्माण कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों की जगह आप क्या लिख सकते हैं? भोजन का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें स्वपोषी माना गया, जैसे हरे पादप। सर्वोच्च उपभोक्ता के 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, शेर व बाज 2 सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता के उदाहरण हैं। इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी अन्य जंतु के द्वारा नहीं खाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता एवं उच्च मांसाहारी में अंतर कीजिए। यूपी बोर्ड 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आपको पता है किसको कहा गया? बेजीव जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिए, कीट, चूहा, हिरन, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि। अगला, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर, ऐसे जीव जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे कि शेर और बाज। इनको हम टॉप कंज्यूमर के रूप में भी जानते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में भी जानते हैं और द्वितीयक मांसाहारी के रूप में भी जानते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो शब्द लिमिट होगी 25 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है बोर्ड में। उत्पादक उपभोक्ता में अंतर कीजिए। 14, 13, 8 और 6 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उत्पादक उपभोक्ता में आपको दोनों पढ़ा चुकी हूँ, यह आंसर राइटिंग आप स्वयं से करेंगे।
अगला उत्पादक अपघटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10 और 7 में ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में, तो ये उत्पादक अपघटक मैं आपको थ्योरी में समझा चुकी हूँ विद चित्र। अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो शब्द लिमिट होगी 35 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है। पारितंत्र के वर्गीकरण का आरेख बनाइए। तो जो पारितंत्र का आपका वर्गीकरण है, इसका मैंने आप लोगों को चित्र अभी दिखाया था, जिसमें आपको 2 तरीके के मैंने ग्राफ बताए हुए हैं। या तो आप ये बना सकते हैं आरेख में, या आपको ये वाला बनाना है तो ये और भी अच्छा है। इसको आप बनाएंगे तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पारितंत्र का आरेख ये बनाना है आपको, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, ओनली आपको आरेख निरूपण करना है, मतलब डायग्राम बनाना है। अगला, दीर्घ उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। दीर्घ उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर, जो दीर्घ उपभोक्ता होते हैं वो प्रथम आपके जो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होते हैं, उनको हम दीर्घ उपभोक्ता या मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं। और जो अपघटक या अपघटनकर्ता होते हैं, जीवाणु कवक, इनको हम लघु उपभोक्ता के रूप में जानते हैं। तो दीर्घ उपभोक्ता हम क्या लिखें? इस श्रेणी में उन सभी जीवों को रखा गया है जो भोजन को सीधे ही ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। भोजन की प्रकृति के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तीसरा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। अब मैंने ये आपको हेडिंग्स बता दी, इनके अंदर आप लोग एक एक लाइन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से, या तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं तीनों के, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। मैक्रो जो आपके कंज्यूमर्स होंगे वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को कहा जाता है। और जो लघु उपभोक्ता रहेंगे या जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, उन्हीं को लघु उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो लघु उपभोक्ता अगर लिखने के लिए आप लोग को आए तो डिकम्पोजर के बारे में लिखोगे, अगर दीर्घ उपभोक्ता लिखने के लिए आएगा तो आप ये वाले प्रथम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप जितने प्रश्न अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और विथ डायग्राम आपको थ्योरी समझाने का प्रयास किया है। इस तरीके से अगर नोट्स आप बनाएंगे तो आपका यूपी बोर्ड में कोई भी प्रश्न इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। इकोसिस्टम है, उसमें बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगी। इसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के आप लोगों को इसमें नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जैसे आपने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम की संरचना में देखे हुए थे, इसी तरीके से तालाब का जो इकोसिस्टम होगा उसमें भी आपके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट रहेंगे। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम पॉन्ड इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जैवीय अजैवीय घटक निम्न प्रकार है। जैवीय मैंने आपको बताया था, ये लिविंग आपके फैक्टर रहेंगे। अजैवीय मैंने बताया था जो आपका नॉन लिविंग वातावरण रहेगा, उस वातावरण को इसमें रखा जाएगा। जैसे आपके ताप, नमी, वर्षा, आर्द्रता, ये सब चीज़ें मैंने अजैवीय वातावरण में बताई थी आपको। और जैविक वातावरण में जो आपके कंपोनेंट रहेंगे उसमें प्रथम प्लेस वैल्यू प्रोड्यूसर्स की रहेगी, जिसको हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। और द्वितीय प्लेस वैल्यू कंज्यूमर्स की रहेगी, जो 3 प्रकार के रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिर इसके बाद जो प्लांट्स और आपके, या इनको हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, और कंज्यूमर्स, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इन्हें सरल कार्बनिक तत्वों में ये आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, वो तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसा वातावरण आपने इकोसिस्टम की संरचना में पहला टॉपिक देखा था, वैसे ही आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको जैविक अजैविक घटकों को समझने का प्रयास करना है। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक तालाब या झील का जो आपका इकोसिस्टम है वो उसका फिगर है ये आपका। इस तालाब की इकोसिस्टम में हम इसे अजैविक और जैविक वातावरण 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अजैविक वातावरण या एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें एबायोटिक कंपोनेंट में आपके तालाब में जल रहेगा, CO2 रहेगी, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल, अनेक प्रकार के आपके अजैविक घटक पाए जाएंगे। और जैविक घटकों में आपने जैसे कि पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें आपके प्रथम स्थान पे उत्पादक और द्वितीय स्थान पे उपभोक्ता और तृतीय स्थान पे जो अपघटक होंगे वो आएंगे। इस जैविक घटक में जो आपके उत्पादक रहेंगे या प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो आपके फाइटोप्लैंक्टन कहलाएंगे। जैसे कि आपके कई सारे शैवाल हैं, ये आप प्लांटों को देख रहे हो, जो फाइटोप्लैंक्टन वो जो तालाब की तली पर तैरने का कार्य करते हैं ऊपरी तल पर। और इसमें जो आपके
एल्गी रहेंगे और कई प्रकार के जलीय हरे पादप रहेंगे, जैसे हाइड्रा है, लेमना है, जलकुंभी जिसको हम निम्फिया कहते हैं, आदि प्रमुख उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर। ये प्लांट आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके प्रोड्यूसर्स के रूप में आएंगे। और सबसे पहले आपकी एनवायरनमेंट में मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये सारे अपना भोजन बनाने का प्लांट कार्य करेंगे। तो प्रथम प्लेस वैल्यू आपकी जो रहेगी सूर्य का प्रकाश रहेगा, जिससे सोलर एनर्जी को ग्रहण करके ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे या ग्रीन प्लांट्स होंगे जो तालाब की तली पर तैरते हुए दिखेंगे, तो ये अपना भोजन बनाने का कार्य करेंगे। अब उपभोक्ता या सेकंड प्लेस वैल्यू किसकी रहेगी? कंज्यूमर्स की रहेगी। इस कंज्यूमर में जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे और टर्सरी कंज्यूमर होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि हम प्रथम जो वीडियो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था उसमें चर्चा की थी। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता रहेंगे वो, और टर्सरी कंज्यूमर जो आपके तृतीयक उपभोक्ता रहेंगे वो। अब तालाब की तली में किस तरीके का इकोसिस्टम व्यवस्थित होता है? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता आपके रहेंगे वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में आपके जो जल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के छोटे जंतु आपके पिलवक रहेंगे या जूप्लैंक्टन रहेंगे। छोटे छोटे आपको जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये आपके तैरने का काम करेंगे जल में। इनको हम जंतु पिलवक मतलब तैरने वाले, और जंतु आप लोग जानते ही हो जिनको हम इंग्लिश में जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। इसमें टैडपोल भी हो सकते हैं जो मेढक के बच्चे होते हैं, आदि को हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में रख सकते हैं। और ये कैसे रहेंगे? शाकाहारी रहेंगे। और इसमें कई प्रकार के जो जंतु तालाब की तली में भी पाए जाते हैं। तालाब की तली में आप एनिलिड्स देख सकते हो, मोलस्क संघ के जंतुओं को देख सकते हो बहुत सारे। इसी प्रकार से आपके जो द्वितीयक उपभोक्ता रहेंगे उसमें आपके द्वितीय उपभोक्ता किसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे? वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे द्वितीयक वाले। और द्वितीयक जो उपभोक्ता आपके रहेंगे उसमें आपका ये मेढक आपको दिखाई दे रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक रहेगा आपका, और जलीय सर्प रहेंगे आपके, और छोटी छोटी जो मछलियाँ होंगी वो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें कैपिपोड्स आपके हैं, मोलस्क संघ के जंतु हैं और आपके टैडपोल हैं, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। कौन? सेकेंडरी जो कंज्यूमर होंगे वो। आप तृतीयक उपभोक्ता जो रहेंगे जिनको हम टर्सरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, ये जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक श्रेणी के कौन से? ये वाले छोटी मछलियाँ जो आपकी हैं, मेढक हैं, जलीय सर्प हैं, इनको तृतीयक श्रेणी के या टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। इनको हम मांसाहारी या द्वितीयक मांसाहारी के रूप में भी समझते हैं। इनमें जो बड़ी मछलियाँ रहेंगी वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जानी जाएंगी, बतख हो सकती है इसमें, और ये किसको? छोटी मछलियों को अपने भोजन के रूप में शामिल करेंगे। छोटी मछलियाँ हैं, मेढक हैं, इनको अपने भोजन के रूप में जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे या तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे वो शामिल करेंगे। और जो इन प्लांट्स की या प्रोड्यूसर्स की और जो कंज्यूमर है उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद इनको जो अपघटक होंगे, डिकम्पोजर्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिनमें आपके जीवाणु और कवक आते हैं, ये अपघटक इनको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो इसमें आपके तालाब के जल में मृत पादप और जंतुओं के शरीर को, जो इनका शरीर कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ है, उनका अपघटन करते हैं डिकम्पोजर, और जीवाणु तथा कवक ही उपस्थित होते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है डिकम्पोजर, इसमें आपके जीवाणु कवक आएंगे। और ये जो कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ शरीर है उपभोक्ताओं का, प्रोड्यूसर्स को, उनको सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ने का कार्य करेंगे। इस तरीके से हमने एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को समझने का प्रयास किया चित्र के माध्यम से। ये जो फिगर मैंने आपको समझाया हुआ है, जिसमें पहले स्थान पे आपका प्रोड्यूसर्स रहेंगे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो, जिनमें आपके लेमना है, तैरने वाले प्लांट हैं आपके, और आपके जो तैरने वाले प्लांट में हाइड्रिला है, वेलेस्नेरिया है, लेमना है, ये सारे प्लांट्स आ जाएंगे। उनके एक दो के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। और कंज्यूमर्स में आपके 3 प्रकार के कंज्यूमर्स रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके कैपिपोड्स, एनिलिड्स, मोलस्क संघ के जंतु आ जाएंगे, और इसमें टैडपोल भी रहेंगे। आप प्राइमरी कंज्यूमर को जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपकी छोटी मछलियाँ, मेढक, ये सारे आ जाएंगे। और टर्सरी कंज्यूमर ये अपने भोजन के रूप में जो छोटी मछलियाँ रहेंगी, मेढक रहेगा, इनको बड़ी मछलियाँ ग्रहण करेंगी। और इन उपभोक्ताओं और प्रोड्यूसर्स की मृत्यु को जो अपघटन करता होंगे जीवाणु कवक, भोजन के रूप में शामिल करें। इस तरीके से ये पॉन्ड इकोसिस्टम का क्रम, जो चक्रीय क्रम है, वो लगातार चलता रहता है। आइए पॉन्ड इकोसिस्टम को थ्योरी से समझने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से आपको नोट्स नोट डाउन करने हैं
और चित्र सहित इसको कैसे बोर्ड के पेपर में लिखना है। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैवीय अजैवीय घटक अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा। जैवीय में हम लिविंग फैक्टर्स को रखेंगे, अजैवीय में हम जो निर्जीव वातावरण रहेगा उसको या नॉन लिविंग फैक्टर्स को रखेंगे। अजैवीय घटक में तालाब के जल में CO2, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल तथा आदि अजैवीय घटक रूप में पाए जाते हैं। इसमें आप कुछ नाम स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप सारा कुछ लिखो। और जैविक घटक जो आपके होंगे लिविंग फैक्टर्स में तालाब के पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जैविक घटक के रूप में उपस्थित होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। तो जैविक घटक के रूप में जो लिविंग फैक्टर्स आपका होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। लिविंग फैक्टर्स में आपके जो प्रथम प्लेस वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी? उत्पादक की। उत्पादक प्रोड्यूसर, इसमें तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पादप पिलवक जो प्लांट्स होते हैं वो तालाब की जो ऊपरी तली होती है उस पर तैरते रहते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जैसे शैवाल, एल्गी। जलीय हरे पादप जैसे हाइड्रा, लैमना, जलकुंभी जिसको हम निम्फिया कहते हैं आदि प्रमुख उत्पादक होते हैं। ये प्लांटों के नाम जो जल में आपके पाए जाते हैं उनके नाम आपको एक दो लिखने पड़ेंगे। द्वितीय उपभोक्ता कंज्यूमर्स, तालाब पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला आपका रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, तालाब के जल में पाए जाने वाले अनेक छोटे जंतु पिलवक जो छोटे छोटे जंतु होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं उनको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं, जैसे टैडपोल जो मेढक के बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टैडपोल आदि को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव माना जाता है। तालाब के निचले तल में, अब तालाब की तली भी तो होती है, अनेक प्रकार के जंतु जैसे एनिलेट्स, एनिलेट्स में किसको? केंचुआ वगैरह को रखा जाता है, मोलास्क आदि उपस्थित होते हैं। मोलास्क में सीपी, शंख ये सारे आ जाते हैं, पाइला वगैरह। तो मोलास्क संघ के जो जंतु होंगे उनको रखा जाएगा किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर में। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन दी है वो शब्द आपको जरूर लिखना है। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जीव जलीय शाकाहारियों को भक्षण करते हैं। जलीय शाकाहारी कौन? जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे उनमें एग्जाम्पल में मेढक, जलीय सर्प, छोटी मछली आदि को शामिल किया गया है। और जो टर्सरी कंज्यूमर होंगे तृतीय उपभोक्ता, ये टर्सरी कंज्यूमर में जो आपके जलीय मांसाहारी जीवों रहेंगे वो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होंगे उनका भोजन के रूप में भक्षण करेंगे। इनमें आपके एग्जाम्पल में आप बड़ी मछलियाँ, बतख आदि को शामिल किया गया है जो छोटी मछलियों को भोजन में खाते हैं। मतलब जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे उनको तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के रूप में शामिल करेंगे। तो आपको जो एग्जाम्पल है वो जरूर से लिखना है क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब जो लास्ट आपका घटक होगा अपघटक जिसको हम डिकम्पोजर्स कहेंगे, ये जो आपके कंज्यूमर्स रहेंगे और प्रोड्यूसर्स रहेंगे, इनकी डेड ऑर्गन जो रहेंगे या डेड बॉडी रहेगी उनको अपने भोजन के रूप में शामिल करेंगे। तालाब के जल में मृत पादप और जंतुओं के शरीर के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जीवाणु तथा कवक उपस्थित होते हैं। ये इनके शरीर से अकार्बनिक पदार्थों को मुक्त करते रहते हैं। तो आपको जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगाई इन दोनों को याद रखना है। इस तरीके से आपका पॉन्ड इकोसिस्टम चक्रीय रूप में निरंतर चलता रहता है। जैसे आपने इकोसिस्टम की संरचना समझी थी वैसे ही आपको पॉन्ड इकोसिस्टम तैयार करना है और जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रहेगा घास के मैदान का वो तैयार करना है और जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम रहेगा उसको भी आप लोगों को तैयार करना है, जिसमें आपका तालाब का जो इकोसिस्टम है वो आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ने से पहले चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस फिगर में दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें परभक्षी खाद्य श्रृंखला में स्थलीय पारितंत्र में जो टेरेस्ट्रियल आपका इकोसिस्टम होगा उसमें किस तरीके की फूड चेन व्यवस्थित रहेगी, और दूसरा है जलीय पारितंत्र में तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगा उसमें किस तरीके से आपकी फूड चेन व्यवस्थित रहेगी। आइए देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले जो प्लांट होंगे, आपको पता है प्लांट जब मैंने इकोसिस्टम आपको पढ़ाया था तो फर्स्ट प्लेस पर प्लांट रहते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर्स खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम स्थान होता है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और एनर्जी ग्रहण करते हैं। पादपों से एनर्जी जो हर्बीवोरस होते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता जैसे कि टिड्डा, ये इससे प्लांट से एनर्जी प्राप्त करेगा और टिड्डे को
प्रथम मांसाहारी, जिनको हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, ये टिड्डे को खाकर एनर्जी प्राप्त करेंगे और हमने प्रथम मांसाहारी या फर्स्ट कार्निवोरस के नाम से जानेंगे। टिड्डे को खाकर चूहे को एनर्जी मिलेगी, जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। अब चूहे को खाकर जो स्नैक होगा उसको एनर्जी प्राप्त होगी, जो आपका तृतीय उपभोक्ता के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम द्वितीय मांसाहारी या सेकेंड कार्निवोरस भी कह सकते हैं। सांप को खाकर आपका जो बाज होगा वो एनर्जी प्राप्त करेगा, जिसको हम टॉप कंज्यूमर के नाम से जानेंगे, और इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं और टॉप कार्निवोरस भी कह सकते हैं। इस तरीके से एक दूसरे को खाने का क्रम बरकरार रहता है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू में प्लांट रहते हैं। प्लांट से एनर्जी जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, वो प्राप्त करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाकर टर्सरी कंज्यूमर जो होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और टर्सरी कंज्यूमर को जो टॉप कंज्यूमर होंगे वो खाकर एनर्जी गेन करेंगे। इस तरीके से प्रोड्यूसर से उपभोक्ता तक ये क्रम चलता रहता है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फूड चेन है। आइए सेकंड चाहिए आपको जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसकी भी आपको फूड चेन में दिखाती हूँ। सबसे पहले जो पादप प्लवक होंगे ये आपके प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, जिसमें आपके हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल भी इसमें शामिल रहेंगे। ये जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे या प्लांट्स होंगे छोटे छोटे तैरने वाले पानी में, वो रहेंगे। आप इन जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे इनको भोजन के रूप में, जो जूप्लैंक्टन होंगे या जंतु प्लवक होंगे वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, जिसमें एनिलिड्स हो सकते हैं, मोलास्क हो सकते हैं, मोलास्क का संघ के जंतु। फिर जूप्लैंक्टन को भोजन के रूप में ग्रहण करके एनर्जी जो फर्स्ट कार्निवोरस होंगी, जिसमें शाकाहारी छोटी मछलियाँ होंगी, वो ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करेंगी। इन फर्स्ट कार्निवोरस को जो द्वितीय कार्निवोरस या सेकंड कार्निवोरस होंगी, बड़ी मछलियाँ, मांसाहारी मछलियाँ, वो छोटी मछलियों को खाकर एनर्जी को ग्रहण करेंगी। फिर जो बड़ी द्वितीय मांसाहारी आपकी मछलियाँ होंगी उनको सर्वोच्च मांसाहारी जो मछलियाँ होंगी या टॉप मांसाहारी जो मछलियाँ होंगी वो खाकर एनर्जी को ग्रहण करेंगी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप या एक दिशीय क्रम में एक दूसरे को खाकर एनर्जी को गेन किया जाता है। यही व्यवस्था जो चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम में हो, चाहे आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हो, सभी इसी तरीके की व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। तो हमने जो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम था उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, ये मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ाया भी है। इसके बाद जंतु प्लवक जो पॉन्ड इकोसिस्टम पर डिपेंड रहेंगे, जंतु प्लवक पे छोटी मछलियाँ डिपेंड रहेंगी, छोटी मछलियों पे मांसाहारी मछलियाँ डिपेंड रहेंगी, और मांसाहारी मछलियों पर जो सर्वोच्च मछलियाँ होंगी वो डिपेंड रहेंगी। आप यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन को राइटिंग करने में या तो ये वाला चित्र जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको बना सकते हैं, या फिर जो जलीय इकोसिस्टम में मैंने आपको ये वाला बताया इसको भी आप लोग बना सकते हैं। चित्र या फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली लिख कर एरो इस तरीके से फॉलो करके, और जो भी आपने बनाया हुआ उसको इस तरीके से स्थलीय पारिस्थितिक बनाया तो ये वाला, और जलीय पारिस्थितिक बनाया तो ये वाला, इस तरीके से आप चित्र जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो फूड चेन होती है उसमें आपको फिगर जरूर बनाना होता है। आइए अब थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला मतलब चेन, यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अर्थात किसी भी पारितंत्र के हरे पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसी को हम भोजन भी कह सकते हैं। आगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सीधे ही पादपों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। जो आपके फर्स्ट कंज्यूमर रहेंगे वो डायरेक्ट प्लांटों से अब एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं भोजन के माध्यम से। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, जैसा कि मैं चित्र में आपको समझा चुकी हूँ। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन लेते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के मरने के बाद उन्हें अपघटक खाते हैं। इस प्रकार भोजन के स्थानांतरण के कारण एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
अब खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। ये आपके ऑप्शनल में भी प्रश्न आ सकता है। खाद्य श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। आपको 3 में निशान लगाना होगा। पहला परभक्षी खाद्य श्रृंखला या इसी को हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरी अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला और तीसरी परजीवी खाद्य श्रृंखला। आइए पहली जो खाद्य श्रृंखला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला वो देखते हैं। इसको हम प्रेडेटर फूड चेन कहेंगे। परभक्षी खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जीवों पर, परभक्षी मतलब एक दूसरे को खाने का क्रम, खत्म होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में परभक्षी अपने लक्ष्य का शिकार करता है। इसे चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परभक्षी, जैसे कि मैं आपको जो 3rd यूनिट पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने जो प्रश्न पढ़ाया था प्रेडेटर, आपको याद होगा, जिसमें कोई शिकार जब करता है शेर, तो शेर आपका क्या कहलाएगा? परभक्षी श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। और भक्ष जो कहलाएगा वो हिरण कहलाएगा। और परभक्षी कौन कहलाएगा? शेर कहलाएगा। तो परभक्षी मतलब किसी दूसरे के द्वारा किसी का भक्षण करना। तो परभक्षी का क्या लक्ष्य होता है? वो अपने शिकार को खाना चाहता है। इसे हम चारण खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अगली सेकंड अपराध या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला में आपको पता है जीवाणु तथा कवक आते हैं जो मृत भागों को अपने भोजन में शामिल करते हैं, सड़ी गली चीजों को। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ न होकर जंतु या पादपों के शरीर के मृत भागों से प्रारंभ होती है। आप इतना लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैंने अंडरलाइन दिए। आगे ये खाद्य श्रृंखला अपरद, केंचुआ आदि से प्रारंभ होकर अंत में बड़े जीवों या सूक्ष्म जीवों पर ही जाकर खत्म होती है। आगे अपरद खाद्य श्रृंखला परभक्षी खाद्य श्रृंखला की तुलना में छोटी होती। जो मैंने आपको खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, वो अपरद खाद्य श्रृंखला जो परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो मैंने पीछे बताई है शेर और हिरण का उदाहरण देकर, उसकी तुलना में कैसी छोटी रहेगी। अपरद खाद्य श्रृंखला किसी भी पाचन के लिए अति आवश्यक होती, क्योंकि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको भोजन के रूप में शामिल करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट खाद्य श्रृंखला होती है। अगली तीसरी परजीवी खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ भी हरे पादपों से होता है, परंतु यह खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं से छोटे परजीवियों की अग्रसर होती है। क्या मतलब हुआ? उदाहरण के माध्यम समझते हैं। किसी वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ वृक्ष उत्पादक की तरह कार्य करेगा। जैसे वृक्ष के ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ है, बंदर की बॉडी पे कोई परजीवी है जैसे कि जू, तो ये खाद्य श्रृंखला प्लांटों से प्रारंभ होगी और जो छोटे आपके उपभोक्ता होंगे उन पर जाकर खत्म हो जाएगी। वृक्ष पर अनेक प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बंदर या पक्षी हो सकते हैं तथा इन प्राथमिक उपभोक्ताओं के शरीर पर अनेक सूक्ष्म परजीवी जैसे जू आदि उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार यह एक परजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। आगे देखते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जो खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी वह उतनी ही स्थिर होगी तथा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है तथा परभक्षी व भक्ष में संतुलन बना रहता है। तो खाद्य श्रृंखलाएं क्या काम करती हैं? ये परभक्षी व भक्ष के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, ना ही परभक्षियों की संख्या को ज़्यादा होने देती हैं और ना ही भक्ष की संख्या को ज़्यादा होने देती हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नए टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है आज वो देखेंगे। इसके पहले मैं आपको फूड चेन और फूड वेब दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आपका रहेगा एनर्जी फ्लो। आइए देखते हैं थ्योरी। पहले ऊर्जा के निरंतर स्रोत के बिना किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सोलर एनर्जी है, अगर वो एनवायरनमेंट में नहीं है तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई भी जीव जंतु भी जीवित नहीं रहेगा। सूर्य का प्रकाश ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसको आप लोग अंडरलाइन दे सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट बात है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। इसी संचित कार्बनिक पदार्थ का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। यह ऊर्जा ही इन्हें गतिमान बनाए रखती है या एनर्जी देती है। आगे इस प्रकार भोजन ऊर्जा का स्रोत न होकर वास्तव में ऊर्जा प्रवाह का एक माध्यम है। हरे पेड़ पौधों
को खाकर शाकाहारी जीव ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं व शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीवों द्वारा खा लिया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में होता है, जिसे ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के जीवों के माध्यम से आपकी ऊर्जा संचारित होती रहती है। इस प्रकार विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में क्रम चलता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करेगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। आगे सेकंड ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार जब ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है तो ऊर्जा की अधिकांश मात्रा ऊष्मा या ताप के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। कहने का मतलब है 100% जो एनर्जी सोलर एनर्जी के माध्यम से मिलती है वो ना ही प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ना ही उपभोक्ता एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो क्या होता है, ऊर्जा की अधिकांश मात्रा ताप के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। ऐसे ही जंतुओं में ये श्वसन और उत्सर्जन की और बहुत सारी क्रियाओं में ये व्यय हो जाती है। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी सूर्य के माध्यम से उत्पादक ग्रहण करेंगे और उत्पादकों के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद कुछ इनकी जो क्रियाएं होंगी उसमें ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी, जैसे कि श्वसन के प्रयोग में, भोजन बनाने में। अब उत्पादकों से जो एनर्जी होगी वो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होंगे वो ग्रहण करेंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं से कुछ जो एनर्जी होगी इनके श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में वेस्ट होगी। प्राथमिक उपभोक्ताओं से एनर्जी द्वितीयक उपभोक्ता एब्जॉर्ब करेंगे जो कि मांसाहारी है, कार्निवोरस कहलाते हैं। कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बची हुई शेष एनर्जी से श्वसन आदि क्रियाओं में ये व्यय हो जाएगी। अब द्वितीय उपभोक्ताओं से एनर्जी को तृतीय उपभोक्ता जो कि मांसाहारी, सर्वाहारी है, वो एनर्जी ग्रहण करेंगे। इनसे भी कुछ एनर्जी एक्सक्रीज हो जाएगी। अब इस उपभोक्ता की मृत्यु के बाद, द्वितीय उपभोक्ता की मृत्यु के बाद, प्राथमिक उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद, उपप्लांटों की मृत्यु के बाद इनसे एनर्जी कौन प्राप्त करेगा? जीवाणु, कवक प्राप्त करेंगे। इनसे भी कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी या शेष एनर्जी इनकी जो जैविक क्रियाएं होंगी उनमें खर्च हो जाएगी। इन अपघटकों से जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे मृदा में परिवर्तित हो जाएंगे और मृदा से परिवर्तित होकर पुनः इन्हें पौधे ग्रहण कर लेंगे। इस तरीके से एनर्जी का जो क्रम होता है वो साइक्लिक क्रम होता है और लगातार एनवायरनमेंट में चलता रहता है। एनर्जी फ्लो में एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, उन्होंने ऊर्जा का दशांश का नियम या 10% नियम दिया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिंडमैन 1942 ने बताया कि जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरित होती है तो इस संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग जीव के द्वारा नहीं किया जा सकता है। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार ऊर्जा के खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरण के प्रत्येक स्तर पर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। शेष 90% ऊर्जा का श्वसन, अपघटन के रूप में क्षय हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 100% एनर्जी या सोलर एनर्जी सूर्य से प्लांट प्राप्त करते हैं तो वो उसका 10% भाग ही एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी के 90% जो भाग होता है वो उनकी जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। इसी तरीके से अगले पोषक स्तर पर जो जीव उनसे प्लांटों से एनर्जी ग्रहण करेगा तो 10% का 10% जब आप निकालेंगे तो और भी कम पार्ट उनको रिलीज होगा और जो सबसे लास्ट का उपभोक्ता होगा या टॉप कंज्यूमर होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये प्लांट है, इनको उत्पादक कहेंगे। यदि उत्पादकों को 100 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विकृत हो जाएगी एनवायरनमेंट में, जो उनकी जैविक क्रियाएं होंगी उनमें।
प्लांटों से जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि खरगोश है, ये एनर्जी को जब प्राप्त करेगा तो जो खरगोश रहेगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसको 100 जूल का केवल 10% भाग ही प्राप्त होगा। बाकी ऊष्मा के रूप में ये भी विकृत हो जाएगा इसकी जैविक क्रियाओं में। फिर खरगोश से जब एनर्जी द्वितीयक उपभोक्ता प्राप्त करेगा तो उसको भी 10% के हिसाब से 1 जूल ऊर्जा मिलेगी। इसी क्रम में आपके द्वितीयक उपभोक्ता से जब तृतीयक उपभोक्ता एनर्जी को ग्रहण करेगा तो 1% या 1 जूल का 10% जब हम निकालेंगे तो 0.1 जूल ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता को प्राप्त होगी। इस तरीके से जो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा उसको सबसे कम एनर्जी प्राप्त होगी और जो सबसे अधिक एनर्जी है वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट वो एनर्जी सोलर एनर्जी से ग्रहण करेंगे। आइए किस तरीके से हम 10% का नियम लिंडमैन के अनुसार निकालते हैं देखते हैं। जब सोलर एनर्जी के माध्यम से उत्पादकों को 100 जूल ऊर्जा मिलती है तो 100 जूल का 10% जब हम निकालेंगे तो 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा ये 10 जूल या 10%। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता आपका दिख रहा है ये, तो इसको इस तरीके से 10 जूल ऊर्जा ही प्राप्त हुई। बाकी की जो उसकी जैविक क्रिया होंगी जिसमें श्वसन है, उत्सर्जन है आदि क्रियाओं में ये ऊष्मा जो होगी वो उसकी विकृत हो जाएगी। अब जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो आपके द्वितीय उपभोक्ता होंगे वो एनर्जी ग्रहण करेंगे, तो जब हम 10 जूल का 10% निकालेंगे बटे 100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इस तरीके से आपका 1 जूल जो एनर्जी रहेगी वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता को प्राप्त होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को 10% मिली थी और प्रोड्यूसर को 100%। अब 1 जूल जो एनर्जी होगी वो जब तृतीयक उपभोक्ता प्राप्त करेंगे तो 1 जूल का जब हम 10% निकालेंगे 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब हम 10 का डिवाइड 1 में करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 रखेंगे, फिर दशमलव रखेंगे और 10 का 10। इस तरीके से 0.1% या 1 जूल एनर्जी जो आपका लास्ट का उपभोक्ता होगा या तृतीयक उपभोक्ता होगा उसको एनर्जी प्राप्त होगी। तो लिंडमैन ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 10% नियम के अनुसार बताया था कि सबसे पहले जो उपभोक्ता होंगे उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो केवल 10% एनर्जी ही सोलर एनर्जी से ग्रहण करेंगे और बाकी की जो बची हुई 90% ऊर्जा होगी वो वातावरण में ऊष्मा के रूप में विकृत हो जाएगी। इसी तरीके से अगला जो पोषक स्तर का जो जीव होगा प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो 100 का जब 10% लेगा तो 10 जूल उसको मिलेगी और बाकी की जो क्रियाएं होंगी और उसमें वो व्यय हो जाएगी। प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो द्वितीय उपभोक्ता रहेगा उसको 1 जूल ऊर्जा और द्वितीय उपभोक्ता से जब तृतीय उपभोक्ता एनर्जी ग्रहण करेगा तो 1 जूल का जब हम 10% निकालेंगे तो 0.1 जूल ऊर्जा सर्वोच्च उपभोक्ता जो होगा उसको प्राप्त होगी। इस तरीके से एनर्जी का जो क्रम रहेगा वो घटता हुआ क्रम रहेगा और सबसे लास्ट का जो उपभोक्ता होगा उसको सबसे कम एनर्जी प्राप्त होगी। इस तरीके से जो एनर्जी फ्लो एनवायरनमेंट में होता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार ही ये एनर्जी फ्लो कंटिन्यू रहता है। आई होप आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा। मैंने इसमें 2 फिगर डाले हुए हैं, आपको जो भी एक अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से लिंडमैन का ये चित्र है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल में भी चैप्टर आप लोगों को लगा हुआ है जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, और जो आपके 12th के विद्यार्थी हैं उनका तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये पिछले सेशन में कोविड की वजह से हटा हुआ था, लेकिन आप लोगों का ये इस साल से ये लेसन ऐड हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये लेसन आप लोगों को जरूर तैयार करना है, क्योंकि इससे प्रश्न खाद्य जाल फूड वेब पर चर्चा करूँगी। इसके पहले मैं आप लोगों को जो फूड चेन थी उसके बारे में बता चुकी हूँ। आज हम लोग नया टॉपिक फूड वेब या खाद्य जाल के बारे में समझेंगे। किसी भी पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब उपस्थित होती हैं और कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तब उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको थ्योरी बताऊंगी किस तरीके से आपको बोर्ड में
थ्योरी नोट डाउन करनी है और एग्जाम में उसको लिखना है। किसी भी पारितंत्र में जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिक्स हो जाएंगी तब उसको हम फूड वेब के नाम से जानेंगे। प्रत्येक पोषक स्तर के उपभोक्ता अपने से निम्न पोषक स्तर के कई प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं में कोई भी जीव केवल एक स्रोत पर भोजन के लिए कभी भी निर्भर नहीं होता है। अतः पारिस्थितिक तंत्र में जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो वो फूड वेब कहलाता है। आइए देखते हैं। ये खाद्य श्रृंखला जो आपकी है, इसका क्रम जो रहेगा वो एक दिशीय नहीं रहेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? जब ऑप्शनल प्रश्न मल्टीपल चॉइस के आप लोगों को टिक लगाने के लिए आते हैं तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फूड वेब में जो भी दिशीय क्रम रहेगा वो बहुदिशीय रहेगा। जैसा कि हमने फूड चेन में पढ़ा हुआ था, उसमें जो एक जंतु से दूसरे जंतु को जो खाने का क्रम था वो एक दिशीय था। एक ही दिशा में वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पर अपना भोजन प्राप्त करते थे, जबकि खाद्य जाल में यही क्रम बहुदिशीय बहुत सी दिशाओं को फॉलो करेगा। जैसे कि एक घास के स्थान पर कई सारे जीव रह सकते हैं, जैसे कि खरगोश, टिड्डा, चूहा। अब अगर बाज को खरगोश मिलता है खाने के लिए तो बाज उसको भी खा सकता है। अगर छिपकली मिल जाती है तो बाज छिपकली को भी खा सकता है, और बाज को सर्प मिल जाता है तो वो उसको भी खा सकता है। और सर्प को अगर चूहा मिल जाता है तो सर्प चूहे को भी खा सकता है, और अगर खरगोश मिल जाता है तो खरगोश को भी खा सकता है। इस तरीके से जो भी क्रम रहेगा वो अल्टरनेट क्रम में रहता है, एक दूसरे को खाने का क्रम। यदि सपोज दैट कभी खरगोश की संख्या कम हो जाती है तो और सारे जंतु जो होंगे वो भोजन की तलाश में परेशान नहीं होंगे। वो चूहों को खा सकते हैं, उसके स्थान पर छिपकली को भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से वो किसी भी माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। अब एक दिशा को ये जो क्रम है वो फॉलो नहीं करता है, बहुत सारी दिशाओं को ये एरो देख रहे हैं। ये एरो खाने के क्रम को दर्शा रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति जिसको खाएगा उसके तरफ भी ये आपका हेड रहेगा, और जो खाया जाएगा उसके तरफ उसका टेल रहेगा। तो ये सर्प को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। सर्प किसको खा रहा है? चूहे को खा रहा है। चूहा क्या खा रहा है? घास को खा रहा है। अब घास पे टिड्डा भी रहता है, टिड्डे को कौन खा रही है? छिपकली खा रही है। और छिपकली को कौन खा रहा है? ये बाज खा रहा है। अब बाज को टिड्डा भी मिल जाता है तो टिड्डे को भी खाएगा, खरगोश मिल जाएगा तो खरगोश को भी खा सकता है, और चूहा मिल जाएगा तो वो चूहे को भी खा सकता है। इस तरीके से कई दिशाओं में भोजन की तलाश का क्रम जारी है। इस तरीके से इसको हम खाद्य जाल या फूड वेब के नाम से जानेंगे। जिस तरीके से हमने फूड चेन पढ़ा हुआ था, जिसमें एक दूसरे को खाने का क्रम स्टेप बाय स्टेप था, जबकि खाद्य जाल में ये क्रम कई सारी दिशाओं को फॉलो कर रहा है। इसलिए खाद्य जाल में जो क्रम रहेगा भोजन का वो बहुदिशीय रहेगा, जबकि फूड चेन में जो क्रम रहेगा वो एक दिशीय रहेगा। इसी तरीके से जलीय माध्यम में भी आप देख सकते हैं कि इसको खाने का क्रम भी बहुदिशाओं को फॉलो करेगा। आइए थ्योरी देखते हैं किस तरीके से हमें इस प्रश्न को नोट डाउन करना है बोर्ड में। खाद्य जाल फूड वेब। किसी भी पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं, परंतु कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। प्रत्येक पोषक स्तर के उपभोक्ता अपने से निम्न पोषक स्तर के कई प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं में कोई भी जीव केवल एक स्रोत पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है। भोजन के लिए निर्भर नहीं होता है, वह दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। आगे, अतः पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होकर एक जटिल जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल फूड वेब कहते हैं। बस इतना आप लोग आंसर राइटिंग में लिखेंगे, और जो मैंने एक चित्र आप लोगों को बताया स्थलीय फूड वेब का, वो आप लोग चित्र डालेंगे। जहाँ मैंने आप लोगों को जंतु दिखाए हैं वहाँ पे आप ओनली जंतु का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने खरगोश बना हुआ दिखाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप सिर्फ खरगोश लिखेंगे, ना कि वहाँ पे चित्र बनाएंगे। ये मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको चित्र बनाना है। आइए देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड वेब का चित्र कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे घास बनाएंगे।
इस तरीके से घास लिख देंगे। फिर घास पर कौन रह सकता है? टिड्डा। और घास पर कौन रह सकता है? मैंने आपको बताया था चूहा। और घास पर कौन रह सकता है? खरगोश। इसके बाद खाने का क्रम दर्शाएंगे। टिड्डा क्या खाएगा? घास को खाएगा। चूहा क्या खाएगा? घास को खाएगा। खरगोश क्या खाएगा? घास को खाएगा। जो खाएगा उसके तरफ ये हेड बनाएंगे और जो खाया जाएगा उसकी तरफ टेल बनाएंगे। अब टिड्डे को कौन खा सकता है? छिपकली खा सकती है। छिपकली को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। और चूहे को कौन खा सकता है? सर्प खा सकता है। और सर्प को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। तो जो खाएगा उसकी तरफ हम ये हेड बनाएंगे और जो खाया जाएगा उसकी तरफ टेल बनाएंगे। खरगोश को कौन खा सकता है? खरगोश को सर्प खा सकता है। तो इस तरीके से एरो लगाएंगे। और खरगोश को बाज भी खा सकता है और बाज टिड्डे को भी खा सकता है। इस तरीके से आप जैसे एरो मैंने फॉलो किए हैं, इस तरीके से खाने के व्यवस्था के क्रम में आप देखेंगे जिसको बाज को जो भी चीज़ मिलेगी, जैसे कि उसको छिपकली मिलती है तो छिपकली को भी भोजन के रूप में शामिल कर सकता है। अगर खरगोश मिलता है तो खरगोश को भी भोजन के रूप में शामिल कर सकता है। और अगर सर्प मिलता है तो सर्प को भी वो भोजन के रूप में शामिल कर सकता है। और चूहे को बाज भी खा सकता है। इस तरीके से तो आप देखिए किस तरीके से जाल जैसी व्यवस्था बन गई। और ये व्यवस्था आपकी कैसी कहलाएगी? बहुदिशीय व्यवस्था कहलाएगी। जबकि जो फूड चेन होगा उसकी जो दिशा होगी एक दिशीय होगी और वो स्टेप बाय स्टेप आपकी चलेगी। प्रथम पोषक स्तर से दूसरा पोषक स्तर, दूसरे पोषक स्तर तीसरा पोषक स्तर, इस तरीके से। जबकि इस व्यवस्था में अल्टरनेट क्रम में भोजन जिस व्यवस्था में उपलब्ध होगा उसको वो जो जंतु होगा उसको ग्रहण करने का कार्य करेगा। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है इकोसिस्टम में कभी खरगोश की संख्या अगर कम हो जाती है या घास तंत्र में जो आपके घास पर रहने वाले जंतु हैं उनमें से किसी की भी, टिड्डे की, खरगोश की या चूहे की संख्या जब कम हो जाती है तो सपोज दैट चूहों की संख्या कम हो जाती है या खरगोश की संख्या कम हो जाती है तो खरगोश के न रहने पर उस स्थान पर पादपों की संख्या अधिक हो जाएगी, निश्चित बात है। अर्थात अधिक फल और बीज उत्पन्न होने लगेंगे जिससे वहाँ खरगोश के स्थान पर चूहों की संख्या अधिक हो जाएगी। इन चूहों को खाकर सर्प और बाज अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार किसी खेत में बाज, मेढक, सर्प व चूहों का भक्षण कर सकता है। यदि कोई एक जीव खत्म भी इनमें से हो जाता है बाई चांस तो बाज की संख्या पर इस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितना अधिक स्थिर जो आपका खाद्य जाल होगा उतनी ही अच्छी व्यवस्था खाद्य जाल की मानी जाएगी। पारितंत्र भी उतना स्थिर आपका रहेगा। तो इस तरीके से इस वैकल्पिक व्यवस्था में अपने अपने भोजन को प्राप्त करने का क्रम लगातार चलता रहता है। और इस तरीके से ये खाद्य जाल की श्रृंखला का आप लोग डायग्राम बनाएंगे। और जैसा कि मैंने नोट्स में आप लोगों को बताया किस तरीके से आपको लिखना है, तो मैंने नोट्स भी आपके बोर्ड में बता दिए हैं और नोट्स भी आपको उसी तरीके से लिखना है। जितना मैंने नोट्स में बताया तो आप लिखेंगे उस तरीके से। ये आपका जो डायग्राम है उसको बनाएंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। ये आपका अधिक से अधिक 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें आपको 35 सबसे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। और इस डायग्राम को बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे स्थलीय खाद्य जाल। इसी तरीके से हम जलीय खाद्य जाल का भी चित्र बना सकते हैं जिसमें मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ाया था। उसमें आपको जो खाने का क्रम है उसमें मैंने फूड चेन की व्यवस्था बताई थी। इसी तरीके से आप खाद्य जाल का भी जो चित्र होगा आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र में वो भी आप लोग उसमें डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से टेरेस्ट्रियल ये आपका फूड वेब है वो ज़्यादा सरल है। तो आप सिर्फ ए डायग्राम डाल के और जो मैंने नोट्स बताया उसको लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। पिरामिड क्या है इकोसिस्टम में? आइए देखते हैं। किसी भी पारितंत्र में उपस्थित प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जैवभार, बायोमास उनके वजन को कहते हैं, तथा संचित ऊर्जा के मध्य परस्पर एक संबंध होता है। किन किन चीज़ों में संबंध होता है? प्राथमिक उत्पादकों, उत्पादक किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है उसका, और जैवभार तथा संचित ऊर्जा के मध्य एक संबंध होता है। इन संबंधों को जब हम चित्रीय रूप में पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन पिरामिड की लिखनी पड़ेगी। अब पिरामिड होते कितने प्रकार के हैं आइए देखते हैं। तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड आपके 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे। पहला संख्या का पिरामिड, दूसरा जैवभार का पिरामिड और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, जैवभार कहते हैं वजन को, बायोमास,
और ऊर्जा का पिरामिड। पहला संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में हम थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन के लिए उनको मैं अंडरलाइन करके बताऊंगी। जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारितंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवधारियों की संख्या के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। एनर्जी फ्लो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और फूड चेन पढ़ाई थी, उसमें जो ट्रॉफिक लेवल स्तर होते उनके बारे में कहा जा रहा है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा या सीधा प्राप्त हो सकता है। तो जीव संख्या का पिरामिड दोनों प्रकार का प्राप्त होता है, उल्टा या सीधा। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम तथा सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम हो, तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो कब सीधा प्राप्त होगा? जब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या मतलब पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी और घटते हुए क्रम में उपभोक्ताओं की संख्या होगी। अगर उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी, उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होगी, तब पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसे सीधा बनता है, मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगी कि किस तरीके से ये सीधा बनता है। जैसे कि ये चित्र है, ये जीव संख्या का सीधा पिरामिड। घास या आपका उत्पादक, घास के अंतर्गत ही आएंगे उत्पादक। अब जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनेगा। उत्पादक हरे पेड़ पौधे जैसे कि घास मैंने यहाँ पर दर्शाया है, और घास को खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे शाकाहारी, खरगोश, टिड्डा, और प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, चूहा और सर्प, और द्वितीय उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे, मांसाहारी। तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में उपभोक्ताओं की संख्या होगी और उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होगी, तब पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, इसके बाद चित्र के द्वारा दोबारा समझाऊंगी मैं आप लोगों को। अब ये जो फैक्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो चित्र के माध्यम से मैंने बताया कि जब उत्पादकों की संख्या अधिक, इतना आप याद रखेंगे, और उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम होगी, तब पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा प्राप्त होगा। अब नीचे देखिए, इसी प्रकार तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जीव संख्या का पिरामिड सीधा ही प्राप्त होता है। अब वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र के जीव संख्या का पिरामिड। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में वृक्ष ही प्रमुख होता है, प्रमुख उत्पादक होता है। इस वृक्ष पर अनेक शाकाहारी जीव जैसे पक्षी, बंदर आदि बैठे हुए रहते हैं, और पक्षी बंदरों की बॉडी पे बहुत सारे जो आपके परजीवी जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में वृक्ष की संख्या कितनी है? एक, और उस पर बैठे हुए उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? बहुत अधिक, क्योंकि पक्षी, चिड़िया, कौआ, बंदर बहुत सारे उस पर उपभोक्ता बैठ सकते हैं। तो जब उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होगी और उत्पादक की संख्या कम होगी, तब पिरामिड उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ये वृक्ष का पिरामिड है, तो वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष एक है और उस पर रहने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और चिड़िया, पक्षी, बंदर, इनकी बॉडी पर रहने वाले जो जीव होंगे, परजीवी ग्रुप है, उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है और उत्पादक की संख्या एक ही है, तब पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। तो वृक्ष का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा, और जो घास का पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि जीव संख्या का जो पिरामिड होगा वो वृक्ष पारितंत्र में कैसा बनेगा, तो आपको उल्टे में निशान लगाना है। और घास या उत्पादकों की जो उत्पादक होते हैं उनका पिरामिड कैसा बनेगा, तो आपको घास के स्थान में कैसा सीधा पिरामिड दर्शाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप आगे थ्योरी देखते हैं। आदि उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या वृक्ष से अधिक होती है। क्या कहने का मतलब हुआ कि जब वृक्ष का पारितंत्र हम देखेंगे तो उसमें जो उत्पादक होगा उसकी संख्या कम रहेगी, और उस पर उपस्थित शाकाहारी जीव, पक्षी, बंदर आदि जो उपस्थित होंगे उनकी संख्या वृक्ष से
अधिक होगी। इस प्रकार प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और जीव संख्या का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है वृक्ष के माध्यम से। ये चित्र आपको बनाने हैं और बिना चित्र के आपको अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो जीव संख्या का जब पिरामिड आप बनाएंगे और थ्योरी भी लिखेंगे जो मैंने बताई है, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप जीव संख्या का सीधा पिरामिड मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। ये घास के मैदान का जो पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। उत्पादक हरे पादप, खरगोश टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, चूहा सर्प द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और बाज तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी रहे। जीवों की संख्या जो कैसी है, वो जीवों की संख्या जो है वो घटती जा रही है, तब पिरामिड सीधा बनेगा। और जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो पिरामिड कैसा, उल्टा बनेगा, जो आपका वृक्ष का पिरामिड रहेगा। तालाब का मैंने दर्शाया नहीं क्योंकि 2 पिरामिड आपने बनाए हैं, 2 पिरामिड आपके सफिशिएंट है। अगला सेकंड पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। पाटन के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों के शुष्क भार को जैवभार कहते हैं। जो वजन होता है उसको। जैवभार का पिरामिड भी उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का प्राप्त हो सकता है। जब उत्पादकों का जैवभार अधिक हो तथा उपभोक्ताओं के प्रत्येक स्तर पर जैवभार में क्रमशः कमी होती जाए तो जैवभार का पिरामिड सीधा ही प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ, जब उत्पादकों का वजन अधिक होगा और उपभोक्ताओं का वजन कम होगा तब पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र तथा वन के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा प्राप्त होता है। क्यों सीधा प्राप्त होता है? घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में घास अर्थात उत्पादकों का जैवभार शाकाहारी जीवों जैसे कीट, खरगोश आदि से अधिक होता है। जब आप उत्पादक होंगे उनका वजन देखेंगे और जो उपभोक्ता होंगे उनका वजन देखेंगे तो निश्चित बात है कि उत्पादकों का जो जैवभार या वजन होगा वो अधिक होगा। जब उपभोक्ताओं का जैवभार कम होगा और उत्पादकों का जैवभार अधिक होगा तो पिरामिड कैसा, सीधा बनेगा। इसी प्रकार इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर मांसाहारी जीवों जैसे सांप आदि का जैवभार शाकाहारियों की तुलना में कम होता है। जब कभी उत्पादकों का जैवभार उपभोक्ताओं की तुलना में कम हो जाता है तो जैवभार का उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। जैसे तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड। अब तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड कैसे? अगर आप तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को देखेंगे तो उसमें जो उत्पादक होते हैं उनका वजन जब हम देखते हैं तो वो कम होता है। क्यों? क्योंकि तालाब में जो प्लांट होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं और उनका वजन कम होता है, मतलब तैरते हैं। और जो उपभोक्ता होंगे उनका वजन अधिक होता है। जब उपभोक्ताओं का वजन अधिक हो जाएगा तो निश्चित बात है वहाँ पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चित्र के माध्यम से तालाब का पिरामिड समझने का प्रयास करते हैं। जैवभार का उल्टा पिरामिड तालाब। अब देखिए, जब जैवभार वजन के अनुसार हम देखेंगे तो शैवाल व पादप जो उत्पादक होंगे, प्लवक मतलब तैरने वाले, इनका वजन, और जो जलीय जंतु होंगे उनका वजन। तो जलीय जंतुओं का जो वजन होगा उपभोक्ताओं का वो ज़्यादा होगा और जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होंगे उनका वजन कम होगा। तो पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा इस तरीके से। तो शैवाल व पादप प्लवक जो है वो पहले इसमें रखेंगे। अब इनको खाने वाले जो जंतु प्लवक होंगे, तैरने वाले जंतु, जलीय कीट, प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे जैसे शाकाहारी मछलियाँ। द्वितीय उपभोक्ताओं को जो सर्वोच्च उपभोक्ता है या मांसाहारी मछली है वो खाएंगी। तो इस तरीके से पिरामिड कैसा बनेगा, तालाब के जैवभार का उल्टा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बहुत सारे। अब तीसरा पिरामिड देखेंगे हम, ऊर्जा का पिरामिड। और जब ऊर्जा का पिरामिड होता है तो वो हमेशा सीधा ही बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता क्योंकि हमने जब फूड चेन पढ़ी हुई थी तो उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया था ऊर्जा के क्रम को। आइए देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। जब किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में भोजन के रूप में होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही जीव के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब 10% ऊर्जा ही जीव उपभोग कर पाता है। ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। बाकी 90% ऊर्जा श्वसन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा पिरामिड पारितंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों में संचित ऊर्जा के संबंधों को प्रदर्शित करता है। इस कारण किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता है, ऑलवेज सीधा बनता है। ये मैंने देखो अंडरलाइन की हुई है।
ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा प्राप्त नहीं होता है। आप ऊर्जा के पिरामिड को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तीनों जो आपके पिरामिड है, तीनों में आप चित्र बनाएंगे, बिना चित्र के आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा, सीधा पिरामिड है। हरे उत्पादक, इनको 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है सोलर एनर्जी से। ये स्वपोषी उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको आउटलेट ऑफ प्रोड्यूसर कहते हैं। हरे उत्पादकों पर चिड़िया, गिलहरी, टिड्डा आदि डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता अपने भोजन में शामिल करते हैं, जो कि मेढक और सांप है। इन द्वितीय उपभोक्ताओं को तृतीय उपभोक्ता अपने भोजन में शामिल करते हैं। इस तरीके से जो फर्स्ट स्टेप में हरे उत्पादक थे, उनको सोलर एनर्जी के माध्यम से 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और बाकी की 90% ऊर्जा, मैंने 10% नियम को आपको समझा के बताया था, बाकी की जो ऊर्जा रहेगी वो आपकी श्वसन, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाएगी। अब 10,000 का 10% इनको मिलेगा तो 1,000 किलो कैलोरी प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिलेगी, 10% इनको मिलेगा तो जो द्वितीय उपभोक्ता होंगे उनको 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब 10% इनको मिलेगा, तो इस प्रकार से सबसे कम ऊर्जा 10 किलो कैलोरी बाज को प्राप्त होगी। तो ऊर्जा का ये कैसा घटता हुआ क्रम है। ऊर्जा सबसे पहले उत्पादकों को सबसे ज़्यादा मिली, फिर इसके बाद इनको मिली, इसके बाद इसको, और फिर इसके बाद इसको। तो ऊर्जा कैसी घटती जा रही है। जो सबसे सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे उनको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरीके से जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। और लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार जब हम 10,000 इस तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे तो 1,000 ये कितना आएगा, 1,000 किलो कैलोरी। तो 1,000 किलो कैलोरी इनको मिला, 10,000 का 10%, 1,000 किलो कैलोरी प्राथमिक उपभोक्ताओं को। अब 1,000 का जब हम 10% निकालेंगे इस तरीके से, तो 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी 10% सेकंड उपभोक्ताओं को मिला। अब जब हम 100 का 10% निकालेंगे लिंडमैन के नियम के अनुसार, तो 10 किलो कैलोरी बाज को मिली। इस तरीके से ऊर्जा सबसे कम किसको मिली, सर्वोच्च उपभोक्ता को मिली या तृतीय उपभोक्ता को। इसलिए ऊर्जा का जो घटता क्रम है एक क्रम में प्रदर्शित होता है, और ये सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादकों को प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था, इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से बोर्ड में इस साल पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर तैयार करेंगे। पारितंत्र का जो लेसन आप लोगों का था, वो जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है वो लेसन के अनुसार मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। आप इस लेसन के जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनका वीडियो में लेकर आऊँगी, जो आप लोग उसे होमवर्क मान सकते हैं, या इस पार्ट के आधार पर जो प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपका रिवीजन होगा। जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब इसके बाद में नया लेसन आप लोगों को शुरू करूँगी, जैव विविधता एवं संरक्षण। उससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। एक लेसन और पढ़ने के बाद आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो मैंने आपको A.G. टेंसले जब डिटेल में पढ़ाया था, तो A.G. टेंसले सन 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी शब्द की खोज की। तो ये वाला आपका सही है। दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र बना होता है। पहला ऑप्शन उत्पादकों से, दूसरा उपभोक्ताओं से, तीसरा जैविक घटकों से, चौथा इन सभी से। तो जो पारिस्थितिक इकोसिस्टम होता है वो उत्पादक, उपभोक्ता और अजैविक घटक तीनों से मिलकर बना होता है, इसलिए सही आंसर हुआ इन सभी से। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी से सभी पादपों को खत्म कर दिया जाए तो सभी शाकाहारी मर जाएंगे, सभी मांसाहारी मर जाएंगे, सभी जीव मर जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर पृथ्वी से पादपों को खत्म कर दिया जाए तो शाकाहारी भी मर जाएंगे, मांसाहारी भी मर जाएंगे, और दोनों को मिला के हम कहेंगे तो सभी जीव मर जाएंगे। तो कौन सा सही हुआ, सी आंसर। अगला प्रश्न, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं कहा जाता है शाकाहारी, प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी, उत्पादक। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे उनको प्रथम मांसाहारी कहा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रथम मांसाहारी है। तो सही जो आंसर होगा वो मेढक होगा, प्रथम मांसाहारी मेढक होगा। गाय और खरगोश शाकाहारी है, जबकि बाज आपका टॉप कंज्यूमर है। तो प्रथम मांसाहारी में मेढक आपका आएगा, और मेढक किसको
कीटों को खाएगा। अगला, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है? तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में सर्प आता है। अगला, निम्न में से सर्वोच्च उपभोक्ता है? तो शेर, बाज, भेड़िया। तो शेर और बाज दोनों ही सर्वोच्च उपभोक्ता हैं, इसलिए दोनों ए तथा बी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा एक उत्पादक नहीं है? स्पायरोगैरा, एगेरिकस, बॉलबॉस, नॉस्टॉक। तो एगेरिकस जो है वो उत्पादक नहीं है और ये फंगाई या कवक है, जबकि स्पायरोगैरा, बॉलबॉक्स और नॉस्टॉक ये आपके एल्गी हैं। तो इस तरीके से एगेरिकस ये बी आंसर सही हुआ। जीवाणु और कवक कैसे अपघटक होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, रसायन स्वपोषी। अब आपको सही आंसर देखिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो मृतोपजीवी और परपोषी। तो जीवाणु कवक मृतोपजीवी परपोषी होते हैं। इस तरीके से सेकंड और थर्ड आंसर आपका सही हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? अपघटक, CO2, वसा, प्रकाश। तो अपघटक जो है वो जैविक घटक में आता है और बाकी के CO2, वसा, प्रकाश ये अजैविक घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। अगला प्रश्न, तालाब के पारतंत्र में जंतुपिल्बक है? उत्पादक, शाकाहारी, प्रथम मांसाहारी, अपघटक। तो तालाब के पारितंत्र में जो जंतुपिल्बक है वो शाकाहारी होगा, क्योंकि जो आपके प्लांट होंगे और उनको ये अपने भोजन में शामिल करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रथम पोषी स्तर में होगा? घास, गाय, सर्प, शेर। तो प्रथम जो ट्रॉफिक लेवल बनाता है वो घास आएगा सही आंसर, मतलब उत्पादक। अगला, सबसे अधिक ऊर्जा संचित होगी प्रथम पोषी स्तर में, द्वितीय पोषी स्तर में, तृतीय पोषी स्तर में और चतुर्थ पोषी स्तर में। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होगी प्रथम पोषी स्तर को मिलेगी। अगला, सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, समुद्र, वन, चट्टान। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो इकोसिस्टम होगा वो आपका वन होता है, क्योंकि वन में बहुत सारे प्लांट लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो मैंने आपको फूड चेन पढ़ाया हुआ था, जिसमें मैंने ऊर्जा का प्रवाह आपको एक दिशीय बताया था, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो होता है एक दिशा में वर्क करता है। अगला, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के किस पोषी स्तर के जीव को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड और ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। तो निश्चित बात है सबके लास्ट का स्तर होगा, तो T4 या ट्रॉफिक लेवल फोर्थ में जो जीव होगा, जैसे कि आपका बाज, उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, परभक्षी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर पर होते हैं? अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, किसी भी स्थायी पारितंत्र के लिए खाद्य जाल होना चाहिए? तो किसी भी पारितंत्र के लिए जो खाद्य जाल होता है उसको हमेशा जटिल होना चाहिए। अगला प्रश्न, वृक्ष, बंदर, परजीवी यह किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? पहला परभक्षी, दूसरा अपरक, तीसरा परजीवी, चौथा ए सभी। तो ये खाद्य श्रृंखला जो होगी परजीवी खाद्य श्रृंखला होगी। अगला, पादप, कीट, मेढक, सर्प इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो मेढक को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वो ये तीसरा जो मेढक है आपका, इसके लिए ऊर्जा पूछ रहा है। तो मैंने आपको ऊर्जा प्रवाह में लिंडमैन के 10% नियम को डिस्क्राइब किया था, उसमें मैंने आपको 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा लेके आपको समझाने का प्रयास किया था। इसमें भी आइए देखते हैं, अगर पादपों को 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो जो अगला उपभोक्ता होगा कीट, तो जो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है उसका हम 10% निकालेंगे। जब हम 10% निकालेंगे तो 10% किसको मिलेगा? कीट को मिलेगा, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर 10% कीट को मिल रहा है, तो फिर इस 10% का भी हम 10% निकालने का प्रयास करेंगे। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 1% जो एक
किलो कैलोरी ऊर्जा होगी वो मेढक को मिलेगी। अगर सर्प के लिए पूछता है तो फिर हम एक का जो 1 किलो कैलोरी है उसका 10% निकालते तो वो आपका 0 में आता है, 0 पॉइंट कुछ में। तो वो मेढक की पूछने का प्रयास कर रहा है, तो मेढक को निश्चित बात है 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से हम जब आंसर देखेंगे तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होगा। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड होगा वो सीधा प्राप्त होगा। अब मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ाया था, आप लोग पीछे जो वीडियो है उनमें जाकर डिटेल में इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ज्वाभार का उल्टा पिरामिड निम्न में से किस पारितंत्र में पाया जाता है। तो जो ज्वाभार बायोमास का पिरामिड होगा वो उल्टा आपका समुद्र में पाया जाएगा। ज्वाभार का उल्टा पिरामिड क्यों प्राप्त होगा पारितंत्र में, समुद्र में? क्योंकि जो उत्पादकों का या पादप का जो ज्वाभार होगा वो कम होगा और जो उपभोक्ता होंगे उनका ज्वाभार ज़्यादा होगा। ज्वाभार मतलब वजन। तो निश्चित बात है जब उत्पादकों की संख्या कम होती है तो पिरामिड उल्टा बनता है और जब उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, तो उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तो सीधा बनेगा और जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी तो वही पिरामिड उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक ज्वाभार किसका होगा? पादप पिलवक का, शाकाहारी का, प्रथम मांसाहारी का, सर्वोच्च मांसाहारी का? तो जलीय पारितंत्र में जो ज्वाभार या बायोमास होगा या वजन होगा वो सबसे अधिक सर्वोच्च मांसाहारी का होगा, जिसमें आपकी बड़ी मछलियाँ होंगी। किस पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है? वन, समुद्र, घास का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ऊर्जा का पिरामिड बताया था, जिसमें ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा प्राप्त नहीं होता है, ऑलवेज सीधा प्राप्त होता है, इसलिए आंसर में आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपके मल्टीपल चॉइस के प्रश्न थे जो अभी तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे जो एक एक नंबर के आपके आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। यूपी बोर्ड 9, 8, 7, 5 में प्रश्न पूछा गया था एक नंबर में। आंसर में जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर ये प्रश्न आप लोग नोट डाउन करके जो मैंने डिटेल में पढ़ा है उनसे खुद लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आंसर राइटिंग करना आएगी बजाय मेरा देखने के। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक शब्द पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूपी बोर्ड 8 में पूछा गया प्रश्न है। A.G. टेंसले जो वैज्ञानिक थे उनका समय था सन 1935। उन्होंने पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जलीय पारितंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तालाब, समुद्र जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी किन्हें माना जाता है? तो स्वपोषी आप लोगों को पता है जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्लांट तो सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो अपना स्वयं पोषण कर लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी या आउटोट्रॉफ्स कहते हैं। इनमें आपके प्लांट या उत्पादक आते हैं। ऐसे सभी जीव जो स्वयं अकामिक पदार्थों से कामिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं उन्हें स्वपोषी माना गया है। एग्जाम्पल में हरे पादप। एक नंबर में आपको इतना ही आंसर करना है। अगला प्रश्न, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता एवं उच्च मांसाहारी में अंतर लिखिए। यूपी बोर्ड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम श्रेणी हेडिंग डालेंगे, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे? बेजू जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। अब प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के हम उदाहरण देंगे एग्जाम्पल में। कीट, चूहे, हिरण, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि, ये प्राथमिक उपभोक्ता के कुछ उदाहरण हैं। अब दूसरा प्रश्न उच्च मांसाहारी पूछा उन्होंने, तो हम सेकंड हेडिंग डालेंगे तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या इसी को हम उच्च मांसाहारी टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे जीव जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बाघ, शेर आदि। अगला प्रश्न उत्पादकता किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अवधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादपों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की दर को उत्पादकता कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ भोजन। अगला प्रश्न खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ये मैंने डिटेल में आपको प्रश्न पढ़ाया था चित्र से है। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला या कड़ी का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल में पादप, कीट,
चूहा, सर्प, बाज आदि। ये खाद्य श्रृंखला हुई। पादपों से भोजन कीट प्राप्त करेंगे, चूहे कीटों से प्राप्त करेंगे, सर्प चूहे से प्राप्त करेगा भोजन, और बाज सर्प से भोजन प्राप्त करेगा या ऊर्जा प्राप्त करेगा। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला का ये क्रम है। अगला प्रश्न, किसी परभक्षी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। परभक्षी खाद्य श्रृंखला प्रेडेटर चेन, जिसमें एक दूसरे को खाने का क्रम रहेगा। पादप, कीट, मेढक, सर्प, बाज, ये आपके जो श्रृंखला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, घास स्थलीय जीव संख्या एवं पेड़ की जीव संख्या का प्रामीण में अंतर लिखिए। अब घास स्थलीय जीव संख्या में हम देखेंगे, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से कम तथा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम तथा सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम हो, तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का प्रामीण सदैव सीधा प्राप्त होता है। ये मैं डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो घास स्थल में या जो आपका वन, उसमें जो जीव संख्या का हम प्रामीण देखेंगे तो वो सीधा प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में, घास मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों यानी घास साकी पादपों की संख्या सर्वाधिक होती है। जब हम काउंटिंग करेंगे तो उत्पादकों की संख्या ज़्यादा रहेगी, अतः प्रामीण सीधा बनेगा। आगे, जब कभी प्राथमिक उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं की तुलना में कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जीव संख्या का प्रामीण उल्टा प्राप्त होता है। कैसे? एग्जाम्पल में देखेंगे, वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की जीव संख्या का प्रामीण ये उल्टा प्राप्त होगा। जब हम संख्या देखेंगे एक वृक्ष पर, तो वृक्ष की संख्या एक रहेगी, जबकि उस पर जीवन यापन करने वाले या बैठने वाले जो जंतु होंगे उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। जैसे कि एक प्लांट पे कई सारे बंदर बैठे हो सकते हैं और कई सारे बंदरों पे कई सारे परजीवी रह सकते हैं, जू वगैरह। तो इस तरीके से जब हम संख्या काउंटिंग करेंगे तो उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होगी। जब उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों की संख्या से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो प्रामीण होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। अगला, किसी पारिस्थितिक प्रामीण का आधार किसको प्रदर्शित करता है? पारिस्थितिक प्रामीण का आधार उत्पादकों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब भी हम प्रामीण बनाते हैं तो आधार की जो वैल्यू, आधार में जो वैल्यू होती है वो उत्पादकों की होती है। अगला, व्यवहार के प्रामीण का नामांकित चित्र बनाइए। 16 में चित्र अकेला पूछा गया था। तो व्यवहार का जब हम प्रामीण बनाएंगे तो इस तरीके से हम पादप पिलवक, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र का है। फिर इसके बाद पादप पिलवक के ऊपर जंतु पिलवक रहेंगे और जंतु पिलवक के ऊपर शाकाहारी मछलियाँ रहेंगी और शाकाहारी मछली के ऊपर मांसाहारी मछलियाँ रहेंगी। पादप पिलवक को उत्पादक कहेंगे हम, जंतु पिलवक को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, शाकाहारी मछली को हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, जबकि मांसाहारी मछली को हम सर्वोच्च उपभोक्ता कहेंगे। जब जीवभार का हम प्रामीण बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो जीवभार या वजन होगा मछलियों का होगा प्लांटों की अपेक्षा। तो जब उपभोक्ताओं का वजन ज़्यादा होगा उत्पादकों से तो प्रामीण हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का प्रामीण है। अगला, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम 2-2 नंबर के। उत्पादक उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूपी बोर्ड 14, 13, 8, 6। तो उत्पादक उपभोक्ता में इकोसिस्टम वाला जो क्वेश्चन था जैविक और अजैविक घटक में आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न, उत्पादक और अपघटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न उसी पहले वाले प्रश्न में आपको मिल जाएगा। उत्पादक और अपघटक डिकम्पोजर, जिसमें जीवाणु तथा कवक मैंने आपको पढ़ाए थे, वहाँ से देखकर आप इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। और 2 अंक के जब प्रश्न कोई हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको 25 से 30 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। 25 और जो आपका 30 शब्द है उससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी कीजिए। 9, 8, 6 में ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया। तो खाद्य श्रृंखला मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ाई हुई विद चित्र, तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। समुदाय के मध्य ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 कई बार ये पूछा गया है। तो एनर्जी फ्लो का भी मैंने आपको विद फिगर समझाया हुआ है, तो पीछे से आप लोग वीडियो देखकर इसको आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। अगला लास्ट प्रश्न, पारिस्थितिक प्रामीण क्या है? एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के व्यवहार के प्रामीण का चित्र बनाइए। आंसर में ये मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिए किस तरीके से 2015 में पूछा गया था। जीव संख्या के प्रामीण से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है ये, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के जीव संख्या के सीधे प्रामीण का नामांकित चित्र बनाइए। यूपी बोर्ड 17 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको जीव संख्या के प्रामीण की परिभाषा लिखनी है, फिर घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र की जीव संख्या का जो सीधा प्रामीण होता है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जस्ट बताया, वो आपको यहाँ पे फिगर बनाना है।
तो पिछले वीडियो में जाकर जब आप लोग डिटेल से इनको देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न आपका इकोसिस्टम से नहीं जाएगा। जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं वो मैंने अधिक से अधिक लेने का प्रयास इस वीडियो में किया है।